Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 171. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 171 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 171 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 171 टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। आर्टिकल 171 में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषदों की संरचना पर चर्चा की गई है। देखिए, जैसा कि हमने पिछले आर्टिकल्स में पढ़ा, आर्टिकल 169 में हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है उसका एबॉलिशन या फिर क्रिएशन कैसे किया जा सकता है। मतलब कहीं अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, समाप्त कैसे किया जा सकता है, और कहीं नहीं है तो उसको क्रिएट कैसे किया जा सकता है। तो ये हमने आर्टिकल 169 में पढ़ा। फिर हमने आर्टिकल 170 में पढ़ा कि किसी लेजिस्लेटिव असेंबली को, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई आर्टिकल 170 में, कि किसी लेजिस्लेटिव असेंबली की संरचना कैसी होनी चाहिए, वहाँ कितने विधायक, क्या किस तरीके से क्या होना चाहिए, इस बात पर चर्चा की गई। और यहाँ इस आर्टिकल में हम आर्टिकल 171 में हम यहाँ कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ रहे हैं कि संरचना कैसी होनी चाहिए विधान परिषद की, यानी विधान परिषद की यहाँ पे बात की गई है। क्या मतलब किस तरीके से पूरा संरचना रहेगा, कितने लोग रहेंगे, इस तरीके की बात जो है इस आर्टिकल में की गई है कि उसका संरचना कैसा होगा। यहाँ पे एवोल्यूशन और क्रिएशन की बात नहीं की गई है। कुल मिलाकर यह कहें तो यहाँ पे यह कहा गया है, यदि किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है को ऑलरेडी क्रिएट कर दिया गया है तो तब उसकी संरचना यानी बनावट किस प्रकार होगी, यही यहाँ पे बताया गया है। आर्टिकल 171 क्लॉज फर्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल of a state having such a council shall not exceed 1/3 of the total number of members in the legislative assembly of that state, provided that the total number of members in the legislative council of a state shall is in no case be less than 40। किसी ऐसी काउंसिल वाले राज्य की लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि किसी राज्य की लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। देखिए, आप इसे आसान शब्दों में ऐसा समझिए कि इसमें कुछ ऐसा कहा गया है कि किसी भी जो स्टेट में है वहाँ पे यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उस लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सदस्य संख्या होगी वो कभी भी किसी भी मामले में 40 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक। और दूसरी बात यह कह दी गई है कि अगर किसी स्टेट में जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सदस्यों की संख्या होगी वह जो है किसी भी हाल में लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 से अधिक नहीं होगी। मान लीजिए किसी स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या 60 है, ठीक, तो वहाँ ऐसा कह सकते हैं कि 20 से अधिक नहीं होगी, तो 1/3 20 हो गया ना। लेकिन यहाँ दूसरी बात यह भी कह दी गई कि 40 से कम नहीं होगी। तो अगर किसी स्टेट का 40 है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का 40 है सदस्य संख्या, तो मिनिमम कितना होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में? 120 तो होना चाहिए, 4 तिया 12।
तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। आर्टिकल 171 क्लॉज सेकेंड, until parliament by law otherwise provides, the composition of the legislative council of a state shall be as provided in clause third। देखिए, जब तक कि पार्लियामेंट कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं करती, तब तक किसी राज्य की लेजिस्लेटिव काउंसिल की संरचना क्लॉज थर्ड में प्रदान की गई होगी। तो यहाँ पे क्लॉज सेकंड में यह बता दिया गया कि जो किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल की संरचना जो होगी वो क्लॉज थर्ड में जैसा बताया गया है आर्टिकल 171 के क्लॉज थर्ड में, वैसी ही संरचना और बनावट होगी किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जब तक कि पार्लियामेंट किसी कानून द्वारा प्रावधान नहीं करती इसके संबंध में। आर्टिकल 171 क्लॉज थर्ड सब क्लॉज ए, of the total number of members of the Legislative Council of a state, as nearly as may be one third shall be elected by electorates consisting of the members of municipalities, district boards, and such other local authorities in the state as Parliament may by law specify। किसी राज्य की लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की कुल संख्या में से जितना संभव हो सके एक तिहाई का चुनाव राज्य में म्यूनिसिपैलिटीज़ के मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और ऐसे अन्य लोकल अथॉरिटीज से मिलकर बने निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरेट्स द्वारा किया जाएगा, जैसा कि पार्लियामेंट कानून द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। देखिए, किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्यों की कुल संख्या होती है उसमें से एक तिहाई जो सदस्य हैं वो चुने जाएंगे किसके द्वारा? राज्य में जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होते हैं उनके मेंबर्स के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा और ऐसे अन्य लोकल अथॉरिटीज़ से मिलकर बने लोगों के द्वारा, एक निर्वाचक मंडल कह सकते हैं, मिलकर बने इलेक्टोरेट्स के द्वारा चुना जाएगा। तो पार्लियामेंट कानून द्वारा ऐसा निर्दिष्ट कर सकती है, तो एक तिहाई जो है लोगों को ये चुन सकते हैं। आर्टिकल 171 क्लॉज थर्ड सब क्लॉज बी, as nearly as may be 1/12 shall be elected by electorates consisting of persons residing in the state who have been for at least 3 years graduates of any university in the territory of India or have been for at least 3 years in possession of qualifications prescribed by or under any law made by Parliament as equivalent to that of a graduate of any such university। किसी भी राज्य की लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की कुल संख्या में से जितना संभव हो सके 1/12 को राज्य में रहने वाले व्यक्तियों से मिलकर इलेक्टोरेट्स द्वारा चुना जाएगा, जो भारत के क्षेत्र में किसी यूनिवर्सिटी से कम 3 साल तक के ग्रेजुएट रहे हों या कम से कम ऐसे 3 साल का क्वालिफिकेशन हो जिसे किसी भी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के समान माना गया हो, जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किया जा सकता है। आर्टिकल 171 क्लॉज थर्ड सब क्लॉज सी, as nearly as may be 1/12 shall be elected by electorates consisting of persons who have been for at least 3 years engaged in teaching in such educational institutions within the state not lower in standard than that of a secondary school as may be prescribed by or under any law made by Parliament। किसी भी राज्य की लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की कुल संख्या में से जितना संभव हो सके 1/12 को ऐसे इलेक्टोरेट्स द्वारा चुना जाएगा जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जो राज्य के भीतर ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने में कम से कम 3 साल से लगे हुए हैं, जिनका स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्कूल से कम नहीं हो, जिसे पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किया जा सकता है। आर्टिकल 171 क्लॉज थर्ड सब क्लॉज डी, as nearly as may be 1/3 shall be elected by the members of the legislative assembly of the state from amongst persons who are not members of the assembly। किसी भी राज्य की
लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की कुल संख्या में से यथासंभव एक तिहाई राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य नहीं हैं। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो एक तिहाई, अगर कुल जो संख्या है उसका एक तिहाई जो है चुना जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, लेकिन जिनको चुना जाएगा वो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 171 clause 3rd subclause E. The remainder shall be nominated by the governor in accordance with the provisions of clause 5. किसी भी राज्य के लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की कुल संख्या में से जितना भी क्लॉज 3rd के बाकी सब क्लॉज में बताया गया है को छोड़कर शेष जो है, जो बच गया है, क्लॉज 5th के प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। आर्टिकल 171 clause 5th. The members to be elected under subclause A, B and C of clause 3rd shall be chosen in such territorial constituencies as may be prescribed by or under any law made by Parliament, and the elections under the said subclauses and under subclause D of the said clause shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. क्लॉज 3rd के सब क्लॉज ए, बी और सी के तहत चुने जाने वाले व्यक्तियों को ऐसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुना जाएगा जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं, और बताए गए सब क्लॉज के तहत और क्लॉज 3rd के सब क्लॉज डी के तहत चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पे जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बताया गया है, यह वह एरिया है जिसमें बांटा गया है सारे सदस्यों को, जितने भी सदस्य हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको जो बांटा गया है इसी चीज़ को यहाँ पे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बताया गया है कि, और इसमें लिखा है कि क्लॉज 3rd के सब क्लॉज ए, बी और सी के तहत चुने जाने वाले सदस्यों को ऐसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुना जाएगा जो पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित किए जा सकती हैं, तो वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कानून के तहत। तो यही बताया गया है इसमें। आर्टिकल 171 clause 5th. The members to be nominated by the governor under subclause E of the clause 3rd shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely literature, science, art, cooperative movement and social service. क्लॉज 3rd के सब क्लॉज ई के तहत राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए जाने वाले सदस्यों में निम्नलिखित जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। अर्थात मतलब जैसे कोई साहित्य के क्षेत्र में है या विज्ञान के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में या कोऑपरेटिव कोई मूवमेंट है, यानी सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के मामलों से जुड़े व्यक्ति का जो है ज्ञान रखते हों या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हों, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो क्लॉज 3rd के सब क्लॉज ई के तहत राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए जाने वाले सदस्यों में आ सकते हैं। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.